नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। प्रीवियस क्लास में हमने एनर्जी देखी थी वाइब्रेटिंग रोटेटर की क्या होती है। हमने हार्मोनिक और रिजिड रोटेटर, एनहार्मोनिक और नॉन रिजिड रोटेटर दोनों का केस देखा था। आज हम आज पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आज हम सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेक्शन रूल के बाद हम वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन पढ़ेंगे। एक वाइब्रेटिंग रोटेटर में क्या क्या सिलेक्शन रूल्स होते हैं, क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं। अब जो ट्रांजिशंस को हमने किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। हम फिर आर ब्रांच के बारे में देखेंगे। आर ब्रांच क्या होता है, आर ब्रांच ट्रांजिशंस क्या क्या होते हैं, पी ब्रांच ट्रांजिशंस क्या क्या होते हैं, क्यू ब्रांच ट्रांजिशंस क्या क्या होते हैं, और सिंगल पैराबोलिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है तीनों ट्रांजिशन के लिए, पी क्यू आर ट्रांजिशन के लिए जो सिंगल पैराबोलिक इक्वेशन है उसको देखा जाएगा, ठीक है। ग्राफ डिस्कस करेंगे। फिर हम वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट करके जो हमारे पी क्यू आर ब्रांचेज में जो ट्रांजिशंस हैं, जो हमारे पास वेव नंबर आया है उसकी स्टडी करेंगे। क्या हमारे पास वो किस में रिड्यूस हो जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। अब देखो, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एनर्जी बताई थी कि हमारे पास जो वाइब्रेटिंग रोटेटर होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो शो करता है वाइब्रेटिंग रोटेटर, उसका एनर्जी ये होता है हमारे पास। ये तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का हो गया, ये हमने पढ़ा था वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में। और ये कब पढ़ा था हमने, जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा मैंने बताया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जो हमारे पास ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन है। आपको ध्यान हो, हमें जो हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट होता है 1/r² से वेरी करता है, और जो डिस्टोर्शन कांस्टेंट होता है 1/r⁴ से वेरी करता है। ये दोनों फॉर्मूलेज में इसके क्या क्या हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देख पाओगे। तो हमने जानते थे कि जैसे जैसे जो वाइब्रेशन होते हैं ना, तो वाइब्रेशन में आर का वैल्यू हर स्टेट का बढ़ता है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो हमारे पास बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। तो आर यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तो आर की पावर 4 है, तो और ज़्यादा क्या होगा, वैल्यूज़ नीचे बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, और कम हो जाएगा बी के कंपैरिजन में। देखो यहाँ r⁴ है, तो जो हमारे पास बी होता है बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है। ये सिंपल एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का हो गया, और ये हमने यहाँ पर सिर्फ रिजिड केस लिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का, अब इसको एग्जैक्ट ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ना, थोड़ा सा ना इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा ना लिख के इसको सिंपली ये वेव नंबर के टर्म्स में मैंने कैसे लिखा, जीवी लिख दिया, ठीक है। समझ में आया, इसको ये लिखा गया है। अब वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि वेव नंबर के टर्म्स में हम ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो, ये हमारे पास सिंपली रोटेटर का लिख लिया मैंने, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया। इस टर्म को क्या लिखा, एफ। लेकिन आप सोचोगे एफ जे से क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि रोटेशन के केस में हम यही लिखते हैं। यदि आप ध्यान से देखो, हमारे पास वी क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट क्या है, v+1/2, यही तो है। यहाँ पे वाइब्रेशनल जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये किसका फंक्शन है, v का भी और j का भी फंक्शन है, समझ में आया। इसी वजह से v.j लिखा गया है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन को मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, आगे हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को बार बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने सिलेक्शन रूल की। अब देखो, सिलेक्शन रूल सिंपल है, जो वाइब्रेटिंग रोटेटर के केस में था और जो रोटेशन के केस में था वही हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल सिलेक्शन रूल रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का था सिलेक्शन रूल, और ये किसके लिए केस था हमारे पास, रिजिड रोटेटर के लिए हमारे पास ये सिलेक्शन रूल था, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें इस्तेमाल करना है वाइब्रेटिंग रोटेटर में, समझ में आया। यदि मैं +2 +-3 +-4 ना लूँ, सिर्फ +-1 लूँ, तो इसका मतलब मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूँगा, ठीक है। देखो, ये लेक्चर तभी समझ में आएगा यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी।
अब बात करते हैं अपने वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशंस की। देखो फॉर अ गिवन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, किसी भी गिवन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए, अब आपको पता होगा कि दो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस मैंने लिए। अब मान लो मेरे पास ये क्या है V, और ये क्या ले लिया मैंने, देखो ये V डैश लिया और ये V डबल डैश, ये हायर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है। दो वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में मेरे पास क्या होते हैं, जे कहने का मतलब क्या, रोटेशनल स्टेट्स होती हैं। क्या होती है, रोटेशनल स्टेट्स। तो गिवन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए ना, तो जब रोटेशनल स्टेट्स में ट्रांजिशन होगा, किस में होगा, रोटेशनल स्टेट्स में ट्रांजिशन होगा, तो यदि डेल जे +1 से चेंज हुआ है तो जो सेट ऑफ लाइन्स आएंगी उनको हम क्या बोलते हैं, आर ब्रांच। ठीक है ना, फ्रेंच में इसको बोला, आर का मतलब होता है रिच, है ना, तो इसका मतलब है वेव नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए रिच ब्रांच इसको कहते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे आर ब्रांच, नाम मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ा है। तो फॉर अ गिवन ट्रांजिशन, यानी हमारे पास लोअर स्टेट V डैश से एक्साइटेड स्टेट V में ट्रांजिशन गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये +-1 हो सकता है, 1 से 2 में गया, 2 से 4 में, 6 से 7 में, 8 से 9 में, किसी में भी गया, या 1 से 3 में गया। 1 से 3 में गया तो 1 से यदि 3 में गया तो प्लस माइनस कितना आ गया, 2। तो यानी वाइब्रेशनल स्टेट्स हमारे लिए ये आ गया। ठीक है ना, लेकिन रोटेशनल क्या होगा, +-1 ही हो सकता है। यदि +1 होगा तो आर ब्रांच होगा, जो वेव नंबर हमारे पास निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। ठीक है ना, अब किससे ज़्यादा निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है ना, वो समझ में आएगा। अब रोटेशनल ट्रांजिशन, यदि डेल जे -1 चेंज होता है, -1 चेंज होने का मतलब क्या है, अब मान लो कि ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 से 0 में गया हो, है ना, या 2 से किस में गया हो, 1 में गया हो, या 3 से किस में गया, 2 से गया हो, तो फाइनल स्टेट तो यही है और इनिशियल स्टेट ही है। तो 3 से किस में गया, 2 में गया, तो 2 - 3 करोगे तो माइनस कितना आएगा, 1। तो डेल जे यदि -1 हो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, 2 से किस में जाए, 1 में जाए। ठीक है, तो फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट घटाओ, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पी ब्रांच बनेगा। इसमें क्या था, डेल जे +1 में क्या था, 0 से किस में जा सकता है, 1, ये जे है मेरे पास। ठीक है ना, 0 से 1 में जा सकता है, 1 से किस में जा सकता है, 2 में, 2 से किस में जा सकता है, 3 में, 3 से किस में जा सकता है, 4 में, तभी तो +1 आएगा। देखो फाइनल में से किसको घटा दो, इनिशियल को, 2 में से 1 गया +1, 3 में से 2 गया +1, 4 में से 3 गया +1, समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या लोअर स्टेट है, ये क्या हायर स्टेट है। तो देखो लोअर स्टेट 0 है आर ब्रांच में, और ये मेरे पास पी ब्रांच का था, पी ब्रांच में 1 से 0 में जा सकता है, तभी तो -1 आएगा, है ना, समझ में आया। तो पी ब्रांच में लोवेस्ट स्टेट सिर्फ 1 होती है। आगे भी डिस्कस करेंगे, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है। तो पी ब्रांच का मतलब होता है पुअर ब्रांच, यानी वेव नंबर कम होता है इसमें, समझ में आया। यदि डेल जे क्या हो, 0, अब देखो डेल जे 0, अब यहाँ तो ये सिलेक्शन रूल में नहीं है, ठीक है ना, तो इस यही है कि क्योंकि एक लाइन क्या होती है, मिसिंग होती है। बहुत से डायटोमिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो मिलता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, उसमें वो लाइन क्या होती है, मिसिंग होती है हमारे पास। तो ये ट्रांजिशन ओकर नहीं होता, तो इसीलिए क्या है, मिसिंग ट्रांजिशन नहीं हुआ तो लाइन मिस ही होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो गैप बोलते हैं या बैंड ओरिजिन बोलते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, क्यू ब्रांच, क्या बोलते हैं, क्यू। नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि पी और आर के बीच में क्यों आता है, पी क्यू आर, है ना, समझ में आया, तो इसलिए नाम पड़ गया। अब देखो ये जो हमारे पास डेल जे 0 का मतलब क्या हुआ, जे क्या है, रोटेशनल नंबर ही तो है। अब डेल जे 0 का मतलब हुआ रोटेशनल ट्रांजिशंस नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, रोटेशनल ट्रांजिशंस नहीं हो रहे। तो रोटेशनल ट्रांजिशन नहीं होने का मतलब क्या है, ये टर्म तो नहीं हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, क्या बची, वाइब्रेशनल टर्म ही बची, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस ही हो रहे हैं। क्यू ब्रांच का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ये नहीं मिलती, कुछ में मिलती है। किस में मिलती है वो ध्यान से देखो, क्यू ब्रांच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सिर्फ और सिर्फ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मिलती है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में मिलती है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम होता है ग्राउंड स्टेट में। ध्यान से समझो, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए तभी मिलेगी।
और जिसमें एंगुलर मोमेंटम हमारे पास नहीं है उसमें नहीं मिलती, जैसे नाइट्रिक एसिड है NO है, इसमें मिलेगी। लेकिन जो बहुत से डायटोमिक मॉलिक्यूल है O2, उनमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होने का मतलब क्या होगा, रोटेशन यही तो डिफाइन करता है। अब यही बहुत कम है यानी हम रोटेशन को ऑलमोस्ट क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यानी रोटेशन नहीं हुआ तो यानी डेल जी तो जीरो होगा ही, समझ में आया। यानी बहुत स्मॉल एंगुलर मोमेंटम होता है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो क्यू ब्रांच भी कहाँ से आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इसको आप ग्राफ से ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से देखना। अब हमारे पास देखो क्या है, ये v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 1 लिया गया है। ये हमारे पास वाइब्रेशनल स्टेट है। क्या है, वाइब्रेशनल स्टेट। इन वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में क्या है, रोटेशनल स्टेट्स हैं। अब ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, देखो 0 है, J0 से J0 में गया, ये एक एरो हो गया। लेकिन ये हमें नहीं मिलता, ये ट्रांजिशन हमें नहीं मिलता, इसलिए किससे शो किया गया, डैश डैश से। ये जो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो गैप या बैंड ओरिजिन, ठीक है ना, या मिसिंग लाइन यही होती है, ये वेव नंबर। ठीक है, अब देखो 0 से 0 में या 1 से 1 में या 2 से 2 में या 3 से 3 में, 4 से 4 में, तभी तो 3 से 3 में जाएगा, 4 से 4 में होगा, 5 से 5 में होगा, समझ में आया, वही तो होगा क्यों ब्रांच, समझ में आया। क्योंकि उसी केस में डेल जे हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो मोस्ट ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ये मिसिंग होता है, इसलिए डैश से बनाया गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आर ब्रांच, तो +1। अब देखो 0 से किस में गया है, 1 में। अब 0 से किस में गया है, 1 में, ठीक है। 1 से किस में गया, 2 में। 1 से किस में गया, 2 में। 2 से किस में जाएगा, 3 में। ऐसे समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन हो गई। अब ये बैंड ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है, लाई कर रहे हैं, यानी इस वेव नंबर इस साइड क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। तो आर ब्रांच का वेव नंबर ज़्यादा होता है, पी ब्रांच का वेव नंबर कम होता है, समझ में आया। अब यानी आर फॉर रिच, पी फॉर पुअर। ये फ्रेंच में ऐसे ही इसका नामकरण हुआ था। तो हमारे पास ये स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अब देखो हम बेसिकली लिखते कैसे हैं। अब ये देखो दो रोट जो हमारे पास आर ब्रांच है उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2b। उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2b। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2b। यहाँ भी 2b, यहाँ भी 2b, पी ब्रांच में भी। ये एक्चुअली में कब आता है, जब हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा और रिजिड रोटेटर होगा, समझ में आया। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, मॉलिक्यूल एनहार्मोनिक होता है। तो हमारे पास देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो मैंने नीचे बनाया ना, अब ये देखो पिंक रेड सा, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो सेम गैप है, 2b का गैप आ रहा है। वो कब होगा, जब हार्मोनिक और रिजिड रोटेटर लेंगे। लेकिन हमारे पास रियलिटी में मॉलिक्यूल एनहार्मोनिक होता है। तो क्या होता है रियलिटी में, स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है ना, यहाँ पे आप गौर से देखो तो इसमें एनर्जी, वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो गैप है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनर्जी गैप क्या हो रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस का, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है ना, वो पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हेड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, हेड फॉर्मेशन। तो आर ब्रांच में क्या होता है, हेड फॉर्मेशन होता है। स्पेक्ट्रल लाइंस पास आ रही हैं, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वेव नंबर बढ़ेगा। अब इधर आओ, जैसे जैसे वेव नंबर इधर बढ़ रहा है, इस साइड आएंगे हम, तो ये देखो ये जो म्यू नोड हमारे पास आया था ना, ये वेव नंबर, इससे ये इधर वेव नंबर कम है, इधर वेव नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरफ जब हम मूव करेंगे, जे का वैल्यू ज़्यादा होगा, इधर ध्यान से देखो जे का वैल्यू क्या होगा, सॉरी ज़्यादा होगा। हाँ, इस साइड तो वे जैसे यहाँ पे देखो ज़्यादा उसमें ट्रांजिशन होगा ना इस साइड, तो क्या होगा, हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस का जो गैप होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ बढ़ता चला जाएगा तो पास नहीं आएंगे, तो यहाँ हेड फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। हेड फॉर्मेशन का मतलब लाइंस क्लोज आ रही हैं, तो यहाँ हेड फॉर्मेशन होगा, यहाँ हेड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पी ब्रांच में पुअर से ध्यान रखो, पी फॉर पुअर। तो इधर क्या होगा, स्पेस बढ़ता चला जाएगा, बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी, दूर जाते चले जाएंगे। आर फॉर रिच,
रिच तो पास आते चले जाएंगे लाइंस, है ना, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। अब हम देखो जो लिखते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को ऐसे लिखते हैं, आर की स्पेक्ट्रल लाइंस को आर जे से लिखा जाता है और पुअर की स्पेक्ट्रल लाइंस को पी से लिखा जाता है। जे जो होता है लोवेस्ट नंबर होता है हमारे पास, ठीक है, लोवेस्ट क्वांटम नंबर होता है। अब जैसे ये लाइन थी तो इसके लिए हमारे पास कितना होगा, आर जीरो लिखेंगे, और ये लाइन के लिए कितना होगा, पी वन होगा पहली वाली लाइन के लिए, क्योंकि पी में मैंने जैसे बताया था जीरो नहीं होता, वन ही होता है, ठीक है। आगे भी मैं बताऊंगा रियलिटी में क्या होता है। अब इंटेंसिटी की बात करें तो आप देख सकते हो ये तो हमारे पास म्यू नोड हो गया, मिसिंग लाइन जो है। तो आप इंटेंसिटी देखो, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे इंटेंसिटी बढ़ी और फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हमें ग्राफ मिला है, समझ में आया या नहीं है, ये हमें ग्राफ मिला है, ये ऐसे नीचे से बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो जे है रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए तो कुछ ना तो मैक्सिमम हुआ होगा, तो किस वैल्यू के लिए यहाँ पे आर मैक्सिमम रहा है और पी में किस वैल्यू के लिए जे का वैल्यू यहाँ मैक्सिमम रहा है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो क्यू ब्रांच जैसे मैंने बताया आपको, आगे देखो ईच लाइन ऑफ द ब्रांच इज लेबल्ड आर जे और पी जे, वेयर जे रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द लोअर स्टेट, जे लोअर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑल द लाइन्स ऑफ बोथ द ब्रांचेस फॉर्म अ वाइब्रेशन रोटेशन बैंड, तो वाइब्रेशन रोटेशन बैंड तो बनता ही है। अब जो किसी भी वाइब्रेशनल स्टेट के लिए हमने ट्रांजिशन देखा था, अब जैसे 0 से 1 के लिए मैंने ग्राफ में बताया था, 0 से लेके 1 के लिए तो हुआ था ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये एक्साइटेड स्टेट होगी, या 1 से 2 के लिए या 2 से 4 के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये जनरल है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, देखो डैश को तो हमने लिखा है हायर स्टेट और डबल डैश का मतलब लोअर स्टेट, तो हायर स्टेट में से लोअर स्टेट को घटा देंगे तभी तो वेव नंबर आएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ हम कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ही तो पढ़ रहे हैं, लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जब जाता है। अब देखो कोई डाउट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो इसीलिए मैंने जीवी और एफ से डिनोट किया था, पूरा फॉर्मूला लिखता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इन दोनों को ये आ गया हमारे पास, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिंपली मैंने ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको मैं क्या लिखा, म्यू नोड, ठीक है। अब यही हमारे पास क्या होता है, बैंड गैप होता है या जीरो गैप जिसको बोलते हैं, बैंड ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, या मिसिंग लाइन होती है, क्योंकि इसको ये लिखा। अब ये टर्म हट जाएगी तभी तो ये आएगा, जो वेव नंबर हमारे पास आएगा वो ये कब आएगा, जब ये टर्म हट जाएगी, यानी जब रोटेशन नहीं होगा, समझ में आया। तो ये वाइब्रेशनल स्टेट की वजह से ही हमारे पास, अब इसको मैं नहीं लिखा, एक हायर स्टेट से और लोअर स्टेट का डिफरेंस हमारे पास आया, वेव नंबर के टर्म्स में आया, कि उसको कितना मान लिया मैंने, म्यू नोड मान लिया है, समझ में आया, कोई दिक्कत है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बात करें यदि हम आर ब्रांच की, तो देखो आर ब्रांच में होता क्या है, डेल जे जैसे मैंने बताया +1 होगा, तो +1 का मतलब क्या, हायर स्टेट में से लोअर स्टेट घटाएंगे +1 आएगा। अब उसको उधर लेके चला जाओ, तो ये चला गया, J+1 हो गया। अब तुमने कुछ नहीं करना है, हमने तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें उठा के रख देते हैं हम। अब देखते हैं कितना वेव नंबर आएगा ट्रांजिशन का। तो J+1 रखो, यहाँ देखो J डैश है ना, ये इसमें ही रख देंगे J+1 का वैल्यू, यहाँ J+1 का वैल्यू रखेंगे तो +1 ऑलरेडी था 2 हो जाएगा, ये एज इट इज आ गया। तो देखो डबल डैश है हमारे पास है, ये लोअर स्टेट है, ठीक है ना, सिंपली और कुछ नहीं। इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेना, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करनी है, ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये आप 7वीं 8वीं क्लास से करते आ रहे हो। तो देखो हमारे पास ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक टर्म्स आएंगी, देखो जैसे इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पावर 2 तो होगा, क्वाड्रेटिक टर्म्स होगी और लीनियर टर्म्स होगी, समझ में आया। अब आप एक गौर से देखो, इसी चीज़ को ना मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जे यहाँ पर क्या है, लोअर स्टेट है, ध्यान रखना लोअर स्टेट, आप देखो जे डबल डैश क्या लोअर स्टेट ही तो है। अब ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आर ब्रांच, पी ब्रांच, क्यू ब्रांच के लिए मैं एक सिंगल इक्वेशन बताऊंगा, पैराबोलिक सिंगल इक्वेशन, जिससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जे क्या लोवेस्ट क्वांटम नंबर है, जो वैल्यू 0 1 2 3 4 ले सकता है। अब देखो यहाँ पर
लोवेस्ट क्वांटम नंबर 0 1 2 3 तो लेता है वैल्यू, तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं, तो ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से ट्रांजिशन हमारा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जे जो है लोवेस्ट स्टेट में 0 वैल्यू ले सकता है आर ब्रांच में, लेकिन पी ब्रांच में 0 वैल्यू नहीं ले सकता। मैं अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, थस द आर ब्रांच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लाइन, तो हम आर ब्रांच की सीरीज ऑफ लाइन्स, ये हमारे पास आर ब्रांच की सीरीज हो जाएंगी। ठीक है, R0 R1 R2, ये 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। अब यदि मैंने R2 लिया है, R2 का मतलब जानते हो क्या हुआ, 2 से किस में गया, 3 में गया, सीधी सी बात है। ठीक है ना, R1 का मतलब क्या हुआ, 1 से किस में गया, 2 में गया। 1 क्या लोएस्ट स्टेट है, और ये हाई वेव नंबर साइड लाई करते हैं ओरिजिन की। अब देखो ध्यान से, ऐसा क्यों है, हायर साइड क्यों है, क्यों इनको रिच कहा गया है। अब आप गौर से देखो, ये वैल्यू ज़्यादा होती है। अब क्यों, क्योंकि देखो बी डायरेक्टली 1/r² ही तो होता है। हायर स्टेट में ना आर का वैल्यू ज़्यादा होता है। जब हायर स्टेट में, वाइब्रेशनल स्टेट में आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो बी क्या हो जाएगा, कम। तो देखो हायर स्टेट में कम है बी, और लोअर स्टेट में बी क्या है, ज़्यादा। तो ये तो ज़्यादा है, तो ये टर्म नेगेटिव बन गई है ना, क्वाड्रेटिक, ये टर्म क्या हो गई, नेगेटिव बन गई। तो आप देखो ध्यान से, ये टर्म क्या हो गई हमारे पास, नेगेटिव हो गई। ठीक है, समझ में आया। अब ये यहाँ पर तो, लेकिन देखो क्या, इसमें ये तो ज़्यादा है, लेकिन बी में ना 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, जिसको मैक्सिमम कर देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू, इस ब्रैकेट से बाहर क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो गया, वो 3 गुना कर दिया उसको। ठीक है, जो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं वो अपोजिट साइंस की हैं। अब ध्यान से देखो, देखो म्यू नोड में कुछ प्लस ही तो हो रहा है, म्यू नोड में कुछ प्लस हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो म्यू नोड में प्लस हो रहा है, तो वो हायर वेव नंबर्स इसके राइट हैंड साइड में तो लाई करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस साइड में लाई कर रहा है। ठीक है ना, रिच वैल्यू, वेव नंबर क्या है, ज़्यादा है, कोई डाउट है। और स्पेसिंग जो होती है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ता है, यानी ट्रांजिशन से जैसे जैसे बढ़ेंगे अपर स्टेट्स में जे का, तो जो स्पेसिंग होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, घट जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। बात यदि हम करें पी ब्रांच की, तो पी ब्रांच का मतलब क्या होता है, पी ब्रांच हमारे पास जब डेल जे कितना होता है, -1 होता है। तो -1 कब आएगा, यानी हायर स्टेट में से लोअर स्टेट को घटा दो। तो हायर स्टेट में से जब लोअर स्टेट को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आया, -1। अब एक बात गौर से देखो, मैं इसको यहाँ से ये साइड ले गया तो कितना लिखूंगा, ऐसे तो लिखूंगा, ये -1 था, वो -j" था, प्लस हो गया। अब एक देखो, ये क्या लोअर स्टेट ही तो है, तो पी ब्रांच में मैं लोअर स्टेट को यदि 0 रखूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -1। क्या हायर स्टेट कभी -1 हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो होता है, -1 थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब है पी ब्रांच में ना लोवेस्ट स्टेट 0 नहीं हो सकती। समझ में आया, ठीक है। तो ये है। अब देखो जे, इसका जे का वैल्यू हम रखेंगे ना जब अपने उसमें, तो हमारे पास ये सिंपली ये आ जाएगा। हमने कुछ नहीं करना, देखो जे सिंगल डैश का मतलब क्या है, जे डबल डैश -1, तो यहाँ पे रख देना है इसको, उठा के वैल्यू को इसमें रखो, जे इसमें रख देना है, जे डबल, ये हमारे पास, ये इसमें हम रखेंगे -1, तो इसकी जगह यहाँ -1, ये +1 ऑलरेडी था, इसको एज इट इज रखा। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो ये बचा हमारे पास, तो सिंपली ये आ गया। तो ये है हमारे बचा हमारे पास। ठीक है, इसको एक स्टेप आगे सोल्व करेंगे तो हमने क्या किया, जे का जो क्वाड्रेटिक टर्म था और जो लीनियर टर्म था उसको अलग कर लिया। तो यहीं से हमने क्या समझा, जो जे लोअर वैल्यू था ना, लोअर क्वांटम नंबर था, और वो लोअर स्टेट के लिए देखो 0 तो नहीं है, इसमें 1 2 3 वैल्यू 4 वैल्यू ऐसे ही हो सकता है, जे कैन नॉट बी 0। अब ये मैंने यहाँ बताया, बिकॉज द लेवल j-1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास लोएस्ट स्टेट के लिए ज़्यादा होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब गौर से देखना एक बात, बिल्कुल गौर से देखो, ये ज़्यादा है तो ये ब्रैकेट जब सोल्व होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ तो प्लस हो रहा है, खैर ये तो पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ म्यू नोड है, ये है ना,
ये ब्रैकेट सोल्व हुआ तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू, यहाँ ये ब्रैकेट सोल्व हुआ है तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ भी तो यहाँ नेगेटिव ही है, ये तो दोनों को जुड़ रहा है यहाँ तो खैर। अब देखो म्यू नोड में से कुछ दो वैल्यू घट रहा है तो लोअर वेव नंबर की साइड आएगा वो, तो बैंड ओरिजिन से वो लो वेव नंबर की साइड लाई करेगा, समझ में आया। और पी ब्रांच में जो लाइंस होती हैं जैसे जे बढ़ता है वो इंक्रीज करते हैं, दे मूव फर्दर, ठीक है। क्यू ब्रांच, जैसे कि मैंने अभी क्यू ब्रांच आपको भी स्टार्टिंग में भी बताया था, तो डेल जे हमारे पास क्या है, जीरो होता है, यानी अपर स्टेट लोअर स्टेट सेम, यानी 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, लेकिन ये अलाउड नहीं होता, ठीक है। अब देखो जब जे और जे दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास क्या मिलेगा, यही तो था। अब देखो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, जे और जे डबल डैश दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, समझ में आया। और ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्म और ये टर्म तो इक्वल हो गई क्योंकि जे और जे डबल डैश तो इक्वल हो गए, तो उस केस में क्या होता है, बी डी वी और माइनस बी इसमें और इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो ये दोनों भी ऑलमोस्ट सिंपल क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम ही रहते, दोनों एक दूसरे इक्वल होते हैं, तो कैंसिल कर देंगे, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट है, तो हमारे पास सिंपली क्या मिलता है, म्यू नोड मिलता है सिंपली, यही बैंड ओरिजिन होता है। कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल स्टेट्स में क्या होता है, इन दोनों का वैल्यू, रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू बहुत डिफरेंस होता है, तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, तो क्यू ब्रांच में ये आ गया, वो टर्म तो हट गई हमारे पास, तो सिंपली हमारे पास क्या बचा, यही तो था, वाइब्रेशनल बचा। तो दिस इज़ द वेव नंबर ऑफ प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, क्योंकि रोटेशन तो अब है ही नहीं, ठीक है। तो इट कोरस्पॉन्ड्स टू द मिसिंग लाइन इन द बैंड, ये वही मिसिंग लाइन है जो नहीं मिलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैंड ओरिजिन या जीरो गैप इसको कहा जाता है, क्या बोलते, क्योंकि जीरो गैप अब हमारे पास क्या ट्रांजिशन था, ऐसे ही तो बना था, यदि आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये आर ब्रांच था, ये पी ब्रांच था, इंटेंसिटी ऐसे बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है फिर घटती है, तो ये गैप है, ठीक है ना, या एक बैंड जो मिला उसके ओरिजिन्स हैं यहाँ पे, तो इसको जीरो गैप भी बोलते हैं, बैंड ओरिजिन भी बोलते हैं। अब जो आर ब्रांच, पी ब्रांच और क्यू ब्रांच हमने पढ़ा है, देखो इसको हम क्या करते हैं, सिंगल इक्वेशन में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो एग्जैक्ट इक्वेशन है ब्रांचेस की वो पैराबोलिक है, क्यों पैराबोलिक है, क्यों ये क्या है, क्वाड्रेटिक ही तो है, जे डबल डैश स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म ही तो है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, पैराबोलिक इक्वेशन हमें मिलती है, तो हम इसको देखो क्या करते हैं, एक सिंगल इक्वेशन में फ्रेम कर देते हैं। अब देखो ये कहाँ से आया, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं इसमें देखो जे डबल डैश को ना माइनस जे मान लो, मतलब देखो ये इसको ना मैं क्या करता हूँ, देखो म्यू डैश प्लस बी वी माइनस बी, ये एम स्क्वायर प्लस बी वी प्लस बी डबल डैश वी, ये एम हो गया, मतलब ये माइनस जे डैश को ना एम मान लिया मैंने, तो मतलब ये एक साइड एक सिंगल इक्वेशन बना दी, देखो यही तो था मेरे पास, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पे ना सिंगल इक्वेशन कहने का क्या मतलब है, आप देखो यदि मैं m का वैल्यू m ही लिया है, कुछ आप कुछ भी ले सकते हो, अब ध्यान से देखना, इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, देखो m का वैल्यू 1 2 3 4 होगा, m का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 4, तो रिच लाइंस मिलेंगी, यानी r वैल्यू तो 0 1 2 3 4 हो गया, समझ में, R0 R1 R2 मिलेगा। अब माइनस ले लो, यानी पुअर की बात करें, m का वैल्यू माइनस -1 -2 -3 फोर द लाइन्स P1 P2, ये हो गया। अब m से j कैसे निकाले, m से हम j का वैल्यू कैसे निकाले, अब ध्यान से देखो m माइनस जे के बराबर होता है, अब देखो इन दोनों को इक्वल जब रखोगे तो माइनस से माइनस कटेगा, तो लोवेस्ट स्टेट का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि p में होता है, तो समझ में आया, तो m इज इक्वल टू माइनस जे होता है p में, और m का वैल्यू j प्लस 1 होता है किस में, r में, तो देखो m का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो पहली लाइन के लिए निकालना है तो m का वैल्यू 1 होगा, तो j कैसे निकालेंगे, तो देखो पहली लाइन के लिए m का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो लेकिन r के लिए निकालना है तो j का वैल्यू कितना होगा, ये
तो जे का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 0। तो पहली लाइन के लिए जे का वैल्यू 0 ही तो होता है आर लाइन में, ठीक है। और कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू 0 होता, m का वैल्यू 0 रख दो तो सिंपली यही मिलेगा हमारे पास 0 गैप के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बात, यदि हम इस इक्वेशन को क्या करें, ग्राफ पर ड्रॉ करें, तो ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो हमें देखो पैराबोलिक इक्वेशन ये क्या मिलेगी, अब ध्यान से देखना है। ये मेरे पास जो m है +1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या हो गया, सॉरी, ये मेरे पास r के लिए हो गया और इधर क्या हो गया है p के लिए, सिंपली मेरे पास हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो डॉट देख रहे हो ना आप, ये इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये r ब्रांच हो गया। डॉट है, इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, p ब्रांच है मेरे पास। और ये देखो पैराबोलिक फॉर्म ही बना हुआ है। अब m का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो m का वैल्यू यहीं तो 0 होगा, तो वेव नंबर यहाँ पर कितना आ रहा है, म्यू नोड आ रहा है। तो ये म्यू नोड किसके लिए है, m का वैल्यू 0 गैप के लिए, बैंड ओरिजिन के लिए। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कब आती है, ये स्ट्रेट लाइन तब आती है यदि हमारे पास ये इंटरेक्शन जो है, रोटेशनल वाइब्रेशनल इंटरेक्शन ही तो है ये, यदि दोनों का रोटेशनल कांस्टेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। समझ में आया? अब देखो ये ग्राफ आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको ब्रेकडाउन ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन बताऊंगा। अब गौर से पढ़ना है। अब देखो ब्रेकडाउन ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन। अब देखो रोटेशनल कांस्टेंट हमारे पास क्या था, यही तो है, ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, रोटेशनल हो गया, और बी हमारे पास जे पे तो निर्भर करता ही है, तो वाइब्रेशन और रोटेशन इंटरेक्शन ही तो है, ये इंटरेक्शन टर्म ही तो है। तो यदि हम इसको नेगलेक्ट कर दे और सिंपली क्या लिख ले, बी लिख दे, क्योंकि हर स्टेट के लिए अलग अलग होगा, तो लोअर स्टेट वो एक्साइटेड स्टेट और लोअर स्टेट के लिए अलग अलग था, लेकिन हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं, सिंपली क्या मान लिया, बी मान लिया। तो जब हम नेगलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखो, जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो ये टर्म तो कट गया, 0 बचा, है ना, क्या बचा, 0। तो ये मेरे पास म्यू क्या आया, यही तो बचा, ठीक है। ये 2b हो जाएगा, 2bm, ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m के, समझ में आया। तो ये क्या है, ये तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मैंने x पे लिया है ना, हाँ ये y पे लिया है, या मैं इसको m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नहीं लिखा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्या स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है, तो ये डैश डैश क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी जब मैं इंटरेक्शन को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है ना। तो द पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ ब्रांचेस वुड बी, यदि m के टर्म्स में तो इनका ब्रांचेस निकालना हो तो क्या होगा, देखो वही अभी मैंने बताया, दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया था तो b आया, तो म्यू नोड प्लस 2bm हो गया मेरे पास, ठीक है। यदि r ब्रांच की बात करें तो j का वैल्यू r ब्रांच में कितना होता है, m इज इक्वल टू j+1 होता है, तो m का वैल्यू j+1 रख दिया। p ब्रांच में m का वैल्यू -j होता है, यहाँ पे देखो -j रख दिया, तो दोनों का आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई डाउट है? तो एक सिंगल इक्वेशन, इसको आपने ध्यान रखना है बस, इसी से सब कुछ होगा, यही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोटिस। अब जैसे मैंने अभी, अब यहाँ देखो जो ये इंट्रैक्शन टर्म है ना, अल्फ़ा इसमें बहुत ही कम होता है, बी बहुत ज़्यादा होता है। इक्विलिब्रियम के केस में हम निकालते हैं जब रोटेशनल कांस्टेंट, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ही कम होता है। तो सिंस द कांस्टेंट अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, डिफरेंस भी जो आता है बहुत ही कम होता है ना, तो हैंस द कर्व इज ओनली स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, कर्व भी स्लाइटली डेविएटेड ही होता है। ये आप देख रहे हो ना, पूरी तरीके से पैराबोलिक नहीं है ना पूरी तरीके से, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, वैल्यू भी बहुत कम आएगी, तो क्वाड्रेटिक टर्म डोमिनेट नहीं करेगी। दिस इज वाई द वाइब्रेशन रोटेशन बैंड शोज अ वेरी पुअर टेंडेंसी ऑफ हेड फॉर्मेशन। तो हेड फॉर्मेशन की क्या होती है, पुअर टेंडेंसी होती है, यानी वो
पास पास नहीं आते, दूर दूर हमें वैल्यूज़ मिलती है। जैसे मैंने अभी उसमें बताया था ऊपर, हमने देखा था आर ब्रांच में हेड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, पी ब्रांच में नहीं होती है। जैसे कि द लाइन स्पेसिंग डिक्रीजेस एज एम टेक्स ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यू, लाइन के बीच की स्पेसिंग घटती चली जाती है जैसे जैसे एम बढ़ता है ना। कब लाइन की स्पेसिंग घटती चली गई, कब, आर ब्रांच में, तो इसका मतलब हुआ हेड फॉर्मेशन होगा आर ब्रांच में। पी ब्रांच में उल्टा है, डिग्रेड होता है बैंड, डिग्रेड यानी दूर दूर जा रहा है बैंड, फेडेड हो रहा है, क्या हो रहा है, फेडेड हो रहा है। दिस में बी एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट वाइब्रेशन रोटेशंस आर ऑलवेज डिग्रेडेड टुवर्ड्स लोअर नंबर साइड। देखो इस साइड क्या लोअर वेव नंबर ही तो है, म्यू नोड के उस साइड क्या हायर वेव नंबर, लोअर वेव नंबर्स, ठीक है। तो लोअर वेव नंबर का मतलब क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ ही तो होता है। तो ये कम यानी वेव लेंथ ज़्यादा, तो वही कह रहा है कि पी ब्रांच यानी पुअर ब्रांच में वेव नंबर कम है, तो यानी वो डिग्रेड हो रहा है किस साइड, टुवर्ड्स रेड, रेड लिखा क्योंकि रेड की वेव लेंथ ज़्यादा होती है ना, वेव नंबर कम है तो वेव लेंथ ज़्यादा होगी, तो इसलिए क्या है, टुवर्ड्स रेड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स जो होते हैं, हमने तो यहाँ वाइब्रेशन रोटेशन बैंड पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स में क्या होता है, हमारे पास दोनों साइड चाहे तो बैंड डिग्रेड करेगा, ठीक है, और यह दोनों साइड ही हेड फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड हेड फॉर्मेशन हुआ एक साइड नहीं हुआ, यानी दोनों साइड लाइन क्लोज आने की कोशिश करेंगी या दोनों साइड दूर जाने की कोशिश करेंगी, और निर्भर करेगा मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड के केस में। तो ये था, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो देखो आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।